हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू दिस सेशन। उम्मीद है आप लोगों को वॉइस क्लियर आ रही होगी और वीडियो भी क्लियर दिख रहा होगा। चलिए बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, इससे पहले आपने वीडियो कोई देखा होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप का, आपका वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे काम करता है। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि उसकी कैलकुलेशंस जो है वो कैसे, क्योंकि अगर ये कैलकुलेशन और ये आप समझ गए तो फिर बचता है सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसको कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि वर्किंग कैसे है, क्या है ना। तो आइए यहां पे समझते हैं बच्चों, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, तो वो जरूरी फॉर्मूले जो हम कैलकुलेट यहां करते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और आराम से विद इन 20 to 30 मिनट्स आपको ये प्रॉपर टॉपिक जो है ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहां पे समझिए बच्चों, हमने कल सेंट्रीफ्यूगल पंप देखा था। मैंने आपको बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कोई भी है वो एक तरह का क्या है, इनवर्स ऑफ जो है वो फ्रांसिस टरबाइन है, इनवर्स ऑफ फ्रांसिस टरबाइन है। तो अगर पहले मैं यहां पे बताऊं आपको कि फ्रांसिस टरबाइन के लिए कुछ कैलकुलेशन आपने करी होगी, वहीं से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे कि फ्रांसिस टरबाइन में आप क्या समझते हैं कि फ्रांसिस टरबाइन में यू नो दैट कि वर्क डन, वहां रनर पावर होती है, याद रखिए रनर घूमता है हमारा, वर्क डन। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट है बच्चों की पूरा समझना कि वर्क डन को हम क्या कहते हैं एक्चुअली में। दैट इज कॉल्ड वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट, ठीक है ना। तो ये चीज वैसे एक चीज मात्र आपको चीज समझनी है कि वर्क डन बाय द वाटर ऑन द रनर पर यूनिट वेट पर सेकंड, ठीक है। तो इसको मैं पूरा इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिख देता हूं, क्योंकि ये टर्म स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय द वाटर ऑन अ रनर, ठीक है ना। ये चीज समझिएगा, वाटर ऑन अ रनर है मतलब पानी रनर को चला रहा है यहां पे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। दिखाई दे रहा है बच्चों, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। पर सेकंड पर यूनिट वेट, ये पूरी वैल्यू को समझिएगा बच्चों। यहां पे जनरली लोगों को पर सेकंड तो ध्यान रह जाता है, ठीक है ना, पर यूनिट वेट नहीं ध्यान रहता है। तो जिसके वजह से जो है स्टेटमेंट वाले जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उनमें बहुत गड़बड़ हो जाती है। तो पर सेकंड पर यूनिट, ये वेट किसका है, वाटर का। तो जो वाटर जाके स्ट्राइक करेगा, ये वाटर जो रनर जिससे डील कर रहा है, जिस वाटर से जो वाटर स्ट्राइक कर रहा है उसका वेट होता है, ठीक है ना। तो इसलिए पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग, पर यूनिट वेट ऑफ द वाटर स्ट्राइकिंग, ठीक है ना। बस ये स्टेटमेंट ही आपको मेनली समझना है। अब देखिए ये पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग, तो क्या हुआ, अब पहले हम कह रहे हैं वर्क डन पर सेकंड। अगर पर सेकंड बोल दिया तो वर्क डन अपॉन टाइम हो गया। वर्क डन अपॉन टाइम मतलब पावर, तो एक तरह से ये क्या है, रनर पावर है। तो इसीलिए इसको हम रनर पावर पर यूनिट वेट बोलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये रनर पावर पर यूनिट वेट कहलाता है बच्चों। और ये इक्वेशन हमारी होती है, याद रखिए, 1/g VW1 U1 माइनस VW2 U2। इतना आपको याद होगा बच्चों, ये हमने प्रूव किया होता है हमारे टरबाइन में। टरबाइन में यही हम फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड रनर पावर पर यूनिट वेट। रनर पावर पर यूनिट वेट है ये, दिस इज। तो अब यहीं से पंप की कैलकुलेशन स्टार्ट होती है बच्चों। इससे पहले आपको कैलकुलेशन पंप की कुछ नहीं समझनी है, क्योंकि उससे पहले का जो भी समझना था वो टरबाइन में था, ठीक है ना। तो आप जब पंप की बात करेंगे हमेशा यहीं से बात करेंगे, ये समझ लीजिए आप, क्योंकि नहीं तो यही कंफ्यूजन रहता है कि पंप में क्या आएगा सर, कहां से बात करें, कहां से फॉर्मूले जनरेट हुए, कुछ नहीं। आपको सिर्फ ये समझना है कि भाई यहां से मेरा पंप जो है वो कहानी स्टार्ट है, कि दिस इज दी आपका रनर पावर ऑफ अ फ्रांसिस टरबाइन, ठीक है, ठीक है। तो अब ये इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का रनर पावर है, इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जब हम पंप की बात करेंगे तो हम ठीक इसका रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा वर्क डन
अब वर्क कौन कर रहा है? देखो अभी वर्क कौन कर रहा था? अभी वर्क जो है वो वाटर कर रहा था। अब वर्क कौन करेगा? अब पहले वाटर रनर पे कर रहा था, अब रनर वाटर पे करेगा। मतलब रनर को यहां क्या बोलते हैं पंप में? इंपेलर। तो वर्क डन बाय द इंपेलर, अब वर्क डन बाय द इंपेलर हो जाएगा। ठीक है, अब इंपेलर जो है वो पानी पे, ऑन आ वाटर, समझ रहे ना? तो उल्टा हो गया ना, ऑन अ वाटर। अब इंपेलर जो है वो पानी पे काम कर रहा है, तो ऑन अ वाटर पर सेकंड पर यूनिट वेट, पर सेकंड पर यूनिट वेट। क्लियर है? बस इसको ऐसे ही दोहराओ बच्चों, जब भी पढ़ो आप इसे, क्योंकि ऐसे ही दोहराओगे तभी जाके ये ऑटोमेटिकली चीजें आपको ध्यान रखेंगी। तो पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग। ठीक है, ठीक है, स्ट्राइकिंग वर्ड ही हमने यूज किया है क्योंकि पानी ब्लेड से टकराए या ब्लेड पानी से टकराए, स्ट्राइकिंग तो हो ही रही है ना। क्लियर है? और वेट हमेशा वाटर का ही लिया जाएगा, क्योंकि स्किल जैसे या कभी इस तरह का इंटरव्यू डिस्कशन होता है, मानो कोई गेट एस्पिरेंट के साथ या कहीं पर भी, तो तब ये चीज जरूर पूछी जाती है कि अच्छा आपने कहा सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो रिवर्स है, इनवर्स है या रिवर्स है आपके फ्रांसिस टरबाइन का। तो फ्रांसिस टरबाइन जो पर यूनिट वेट लेते हो ये किसका लेते हो? वो कहेगा, आप कहोगे वाटर का। तो कहेगा अच्छा यहाँ पे वेट किसका होता है, रनर का या किसका? तो कहीं दिमाग कंफ्यूज होता है यार, रिवर्स के चक्कर में उल्टा तो नहीं, पर यूनिट वेट हमेशा वाटर का ही रहेगा। कि टरबाइन में जब हम बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं इतना वेट ऑफ वाटर जाके टकराया, और जब हम बोल रहे हैं इतने वेट ऑफ वाटर पे ब्लेड जाके टकराया, बस यही फर्क है। बट पर यूनिट वेट ऑफ वाटर इज, यूनिट वेट जो है वो वाटर का ही है। क्लियर है? तो अब ये सिंपल इसका मतलब हुआ इंपेलर पावर पर यूनिट वेट। क्लियर है? इसका मतलब हुआ इंपेलर पावर पर यूनिट वेट। वो रनर पावर थी, ये इंपेलर पावर हुआ। तो अब ये होना चाहिए नेगेटिव ऑफ, इनवर्स है ना, रिवर्स है, नेगेटिव ऑफ दिस इज रनर पावर पर यूनिट वेट। सिंपल। माइनस मतलब इनवर्स, रिवर्स। तो अब यहां पे अगर मैं बोलूं तो ये क्या बन जाता है? इंपेलर पावर पर यूनिट वेट विल बिकम, impeller power per unit weight will become minus of 1 by g VW1, एक सॉरी इसको ब्रैकेट को लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, 1 by g VW1 U1 माइनस VW2 U2। तो अगर मैं नेगेटिव को अंदर ले जाऊं तो इट विल बिकम 1 by g, अब नेगेटिव को अंदर ले जाऊंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये प्लस, तो प्लस को इधर कर दो, नेगेटिव को दो, तो साइन बदल दो इसके, VW2 U2 माइनस VW1 U1, ये बनेगा हमारे पास। क्लियर ना? ये बनेगा हमारे पास फॉर्मूला। तो अब यहीं से हम स्टार्ट करेंगे बच्चों सेंट्रीफ्यूगल पंप की कैलकुलेशन। ये तो मैंने एक जनरल कैलकुलेशन बताई अभी। अब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर बात करें यहां से, तो ये समझ लीजिए अब यहां से हमारी स्टार्ट होती है कैलकुलेशन कि भाई आपने अभी निकाला इंपेलर पावर पर यूनिट वेट इज इक्वल्स टू 1 by g VW2 U2 प्लस माइनस VW1 U1। निकाला ये है ना, ये हमने निकाला, मानते हो? निकाला भी हमने ये। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं इंपेलर पावर पर यूनिट वेट से, ठीक है, अब मैं देखूं हमारा वेलोसिटी ट्रायंगल क्या था। अब मैं वापस आ रहा हूं अपने वेलोसिटी ट्रायंगल पे, कल वाले वेलोसिटी ट्रायंगल पे। अब झट से बना दोगे? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको याद नहीं है कल का वेलोसिटी ट्रायंगल क्या था, इससे पहले पढ़ा हुआ? अगर याद है तो झट से बना दोगे आप क्या कि भैया ये एक कर्व, ये दूसरा आउटर डाया, इनर डाया, आउटर डाया, उसमें लगाया हमने ब्लेड, ब्लेड के सीधी ब्लेड की लाइन पे VR1, टरबाइन के इंपेलर के डायरेक्शन में U1 और यहां से 90 डिग्री V1। देखो अगर याद है तो कोई समस्या है ही नहीं। क्लियर है? समझ आ रही बात? एरो साफ है, पानी यहां से जाता हुआ दिखाई देगा, ब्लेड यहां चलता हुआ दिखाई देगा, उसको जोड़ने वाला अल्फा 90 डिग्री और ये ब्लेड एंगल थीटा। क्लियर है? उसके बाद सेम इसी ब्लेड एंगल से बाहर निकलता VR2, ठीक है, और इसी के साथ इसी के पैरेलल जाता V2। क्लियर है? और इसी के परपेंडिकुलर होता हमारा VF2 और पूरा कवर करता U2
और इतना कवर करता VW2। तो कोई समस्या नहीं है बच्चों, डायग्राम को लेके सबको क्लियर हो रहेगा ये डायग्राम ये कैसे बना। ये हमारा बीटा था, ये हमारा फाई था। क्लियर है। अब यहाँ पे सिंपल आप देखो कि आपको साफ पता चल रहा था कि अल्फा जो है वो 90 डिग्री था, जिसके वजह से VW2 आपका 0 था। तो इसका मतलब जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होने के वजह से, एज अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री होने की वजह से VW2 इज इक्वल टू 0 होता है बच्चों। ये पुट कर दो यहाँ पे। तो असल में सेंट्रीफ्यूगल पंप की इंपेलर पावर पर यूनिट वेट क्या बनेगा, VW2 U2 अपॉन G। इट इज जस्ट लाइक दिस। ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों इतना ही फॉर्मूला निकल के आता है। और ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे भी सेशन आगे चलता जाएगा कैलकुलेशंस ठीक ठाक अच्छे लेवल पे समझनी आनी जरूरी है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और वो तभी सही तरीके समझ में आएगी आपके जब आप रेगुलर पूरा देखोगे सेशन। ये नहीं कि थोड़ा सा देखा फिर चल दिया फिर कभी आगे का देख लिया, नहीं, पूरा देखो कैसे कैसे आगे ड्राइव हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है, अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आएगा आपका। क्लियर है। अब देखो ये है हमारा इंपेलर पावर पर यूनिट वेट, कि भाई एक पंप को कितना पावर लग रहा है इतने वेट ऑफ वाटर को धकेलने में। समझ आ रही बात, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे ये कर दूं कि इंपेलर पावर पर यूनिट वेट ना करूं, ठीक है, सिर्फ इंपेलर पावर या वर्क डन पर सेकंड करूं, वर्क डन बाय द इंपेलर टू ऑन वाटर पर सेकंड, अगर मैं सिर्फ ये करूं वर्क डन बाय इंपेलर ऑन वाटर पर सेकंड। अब ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये भी काफी यूज होती है ना, तो पता है। अब देखो मैं पर यूनिट वेट हटा दिया यहाँ से, पर यूनिट वेट हटा दिया तो वेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, फिर इंपेलर पावर बन जाएगा जस्ट। तो इंपेलर पावर जस्ट कहलाएगा ये। तो इसमें आप सिर्फ वेट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, W/G VW2 U2। क्यों वेट का मल्टीप्लाई किया भाई, वेट नीचे से हटाया तो वेट का मल्टीप्लाई किया, है ना। तो सिंपल ये असल में होता उल्टा है, हम पहले ये निकालते हैं फिर हम पर यूनिट वेट लेते हैं तो वेट से वेट कट जाता है फिर ये निकल के आता है, ऐसे होता उल्टा है। लेकिन हम पंप कर रहे हैं जब टरबाइन में करते हैं तो उल्टा करते हैं, ये लिखते हैं पहले फिर पर यूनिट वेट लगाते हैं फॉर्मूला, तो वेट से वेट करता है तब ये बचता है। क्लियर है ना। तो अभी हमारे पास ये है फॉर्मूला बच्चों। अब W जो है वो आपको पता होना चाहिए, W जो है वो यहां पे क्या है, W इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर है, ठीक है ना। वेट ऑफ वाटर पर सेकंड बोलते हैं इसे, ठीक है। वेट ऑफ वाटर है जिसको हम क्या लिखाते हैं, वेट ऑफ वाटर mg, तो इसको वेट ऑफ वाटर पर सेकंड लिखते हैं हम लोग। तो जिसके वजह से ये क्या होता है, W इज इक्वल टू ρg/Q लिखते हैं इसे। भाई mg हो गया ना, देखो मैं लिख के दिखाता हूँ। वेट इज इक्वल टू क्या होता है mg, और वेट पर सेकंड बोलूंगा तो क्या हो जाएगा m.g। m. होता है मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट मतलब ρ/Q, तो ρ/Q/g हो जाता है, तो इसलिए ρ/Q/g लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ρg/Q लिखो या ρ/Q/g, ठीक है ना। समझ में आई बात, समझ में आई बात, क्या फर्क है। इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो इसको भी पर यूनिट वेट को भी पर सेकंड लिखते हैं यहाँ पे, जैसे ये लिखा है उन्होंने वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड, तो लोग यहाँ पे भी पर सेकंड लिखते हैं इसलिए पर सेकंड, ताकि जो वेट है वो भी पर सेकंड याद रहे इनवर्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड, तो लोग इसको भी पर सेकंड लिखते हैं ताकि जो वेट है वो पता रहे कि वेट पर सेकंड है, ये वेट नहीं है अकेला। क्लियर है। तो अब देखो, अब आपको यहां समझ में आ गया कि ये ρg/Q है, तो इसका मतलब फॉर्मूला यहां पे क्या बनेगा बच्चों, फॉर्मूला यहां पे क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा इंपेलर पावर इज इक्वल्स टू वेट ρg/Q VW2 U2 अपॉन G। अब देखो अपॉन G, तो G से G कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, इंपेलर पावर इज इक्वल्स टू ρ/Q VW2 U2 बचा। क्या बना, ρg/Q समझ गए। बट क्या है कि मैं कहूँगा इन फॉर्मूलों को मत लिखो अभी, क्यों, क्योंकि ऐसे में फॉर्मूले बढ़ जाएंगे, इतने सारे फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब करने की जरूरत पड़ने नहीं वाली हमें आगे,
तो इसलिए अभी मैं इतने फॉर्मूले लिखाना बिल्कुल फेवर में नहीं कहता, मैं कहता हूँ फॉर्मूले से फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। इतने सारे फॉर्मूले याद मत रखो, अभी मैंने आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करवाया है, वो है ये वाला बस। अभी मैंने ये सब भी याद नहीं करवाया, ठीक है ना, बस एक ही फॉर्मूला याद करवाया, वो है ये वाला। क्लियर है नाउ? अब देखिए, अब सिर्फ इसी को दिमाग में रखिए बस। ये तो मैंने सिर्फ लिखना बताया कि इम्पेलर वेट पर इम्पेलर पावर पर यूनिट वेट पर सेकंड और इम्पेलर पावर में क्या अंतर है, ठीक है। नाउ अब देखिए, अब आपको यहां पे सब पता है बच्चों कौन सी वेलोसिटी का मतलब क्या है ना, यहां पे आपको पता है कौन सी वेलोसिटी का मतलब क्या है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक ब्लेड की डायमेंशंस क्या होती हैं। कोई ब्लेड हमारा होता है तो उसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, ये भी समझ लीजिए। ब्लेड डायमेंशन, एक होती है ब्लेड विड्थ, ब्लेड विड्थ वो एवरेज ली जाती है। ऑब्वियसली बात है, ब्लेड की विड्थ जो है वो वेरिएबल होती है, कहीं ज़्यादा मोटा होगा ब्लेड, कहीं पतला होगा, पर एक एवरेज विड्थ ली जाती है, मीन विड्थ समझ लीजिए आप उसे, तो वो ली जाती है बी। तो आउटर इनर के हिसाब से B1 एंड B2, ठीक है। ये इनर की है, इनलेट साइड की है विड्थ, ये आउटलेट साइड की है। तो हमारे तो किसी एक ही पॉइंट पे हम देखेंगे ना, तो उस पॉइंट पे विड्थ क्या है इनलेट और उस पॉइंट पे विड्थ क्या है आउटलेट। ऐसे ही ब्लेड की जैसे विड्थ बोलते हैं हम लोग, ऐसे ही ब्लेड का डाया होता है। तो डायामीटर तो ये D1 है एंड D2 है। तो ये इनलेट डाया है, ये आउटलेट है। वही जो हम इनर और आउटर की बात कर रहे थे कल जब हम बात करते थे ना, यहाँ से रेडियस R1, यहाँ से रेडियस R2। तो रेडियस R1 मतलब ये पूरा गोला घुमाएंगे तो डाया D1 हो जाएगा। रेडियस R2 मतलब पूरा गोला घुमाओगे तो डाया D2 हो जाएगा, है ना। तो वो D1 D2 है। तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला फॉर्मूला जो है वो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है बच्चों, जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे पेपर में। खासकर टरबाइन के लिए तो बहुत पूछा जाता है, फ्रांसिस टरबाइन के लिए, लेकिन पंप में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है। दैट इज कॉल्ड क्यू इज इक्वल टू होता है बच्चों एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और जब भी हम डिस्चार्ज निकालेंगे तो डिस्चार्ज हमारा एरिया में हमारा आएगा हमेशा पाई D1 B1 इंटू VF। ये हमारी वेलोसिटी, 1 भी मत लिखो अभी, सिंपल ये। तो इतना हमारा एरिया होता है बच्चों, पेरीफेरी एरिया, पाई डी इंटू विड्थ, पाई डी इंटू परिधि इंटू विड्थ, तो पेरीमीटर इंटू विड्थ, ये एरिया हुआ और वेलोसिटी हुआ, ठीक है। तो अब जब हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन तो याद रखिए यही लिखते हैं एज पर कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है ना। कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से तो हम डिस्चार्ज को दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। हम आइदर Q इज इक्वल टू A1 V1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, A2 V2 मतलब पाई D1 B1 इंटू VF1 भी लिख सकते हैं, और पाई D2 B2 इंटू VF2 भी लिख सकते हैं। समझ आ रही बात? हम ऐसा डिस्चार्ज कहीं पर भी हमें निकालना हुआ डिस्चार्ज, तो हम इस फॉर्मूले से आराम से डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो दो फॉर्मूले आप समझ गए अभी तक, एक डिस्चार्ज निकालने का, पंप में डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, और एक हमारा इम्पेलर पावर पर यूनिट वेट, ठीक है। दो फॉर्मूले क्लियर हो गए बच्चों, सबको समझ आ गई बात ना। अब आ जाते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है हमारा हेड का पॉइंट। हेड, व्हाट इज हेड? अब यहां पे हमें प्रेशर हेड समझने हैं। ये हेड्स क्या है, ठीक है। एक होता है बच्चों सक्शन हेड, जहां से आप पानी को खींच रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर सक्शन हेड। आप स्मॉल h करके भी दिखा सकते हो और कैपिटल H करके भी लिख सकते हो, लेकिन हम जनरली स्मॉल h की आदत पड़ी हुई है, स्मॉल h लिखते हैं, ठीक है। दूसरा होता है डिलीवरी हेड। डिलीवरी हेड बोले तो HD, ठीक है। अब ये दोनों सिंपल होती है, तो इस वजह से अब आपने पंप देखा हुआ है, ये मान लीजिए आपका डिलीवरी लेवल है, इस लेवल पे आपका डिलीवरी पाइप लगा हुआ है ऐसे। अब ये आपका पंप है, ये पंप का सेंटर है, ये पंप का सेंटर है, और पंप जो कनेक्टेड है वो नीचे कहीं टेल रेस लेवल पाइप से कनेक्टेड है,
ये पंप का टेल रेस लेवल है। तो ये संप लेवल है जहां से पानी खींचना है, ये डिलीवरी लेवल है जहां पे पानी देना है। तो एक तरह से देखा जाए तो पंप को पावर कितनी चाहिए इस लेवल से इस लेवल पे उठाने के लिए, है ना, पंप को कितना चाहिए इस लेवल से इस लेवल पे उठाना है। तो जनरली ये हेड हम तो डायग्राम से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है चीज़ें बच्चों कि जो जनरली हम इस हेड की बात कर रहे हैं। तो ये हेड जो है हमारा वो किससे बना है, देखो एक है, दो टास्क हैं। एक टास्क है कि संप लेवल से पानी को पानी के सेंटर में लाना, फिर सेंटर में ला के हमारे इम्पेलर के थ्रू पानी को डिलीवर करना, यही तो है ना, इम्पेलर के थ्रू पानी को डिलीवर करना। तो दिस इज कॉल्ड डिलीवरी हेड, सेंटर से लेके डिलीवरी आउटलेट तक, और संप से लेके सेंटर तक लाना, दिस इज कॉल्ड सक्शन हेड। और इन दोनों को मिला के बनता है बच्चों दैट इज कॉल्ड स्टैटिक हेड। इन दोनों को मिला के बनता है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक हेड। तो अगर मैं बोलूं कि आपको जो काम करना है, इंपेलर को जो काम करना है वो स्टैटिक हेड के लिए करना है, कि स्टैटिक हेड यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए, तो क्या बात ये सही है, बताइए। अगर मैं बोलूं कि इंपेलर को काम करना है यहां से यहां पहुंचाने के लिए, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? अगर सिर्फ स्टैटिक हेड ही करना होता तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं था, फिर तो आप बहुत आसानी से इक्वेशन लिखते कि स्टैटिक हेड इज ऑलवेज इक्वल टू HS प्लस HD। तो मतलब पानी को इतनी ही पावर चाहिए कि वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। पानी को इससे भी ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो लॉसेस होंगे, फ्रिक्शन लॉसेस, वो तो हम ले ही नहीं रहे। ऐसे ही यहाँ से यहाँ तक जाने में जो फ्रिक्शन लॉसेस होंगे वो तो हम ले ही नहीं रहे। समझ आ रही बात? तो इसीलिए बच्चों ये समझना जरूरी है कि आपको लॉसेस भी कवर करने हैं, डिलीवरी साइड के भी और सक्शन साइड के भी, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसको लेके चलोगे तो पानी वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इसीलिए यहां पे HFS और HFD भी आ जाता है बच्चों। HFS इज इक्वल टू फ्रिक्शन या हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एट सक्शन साइड, और ये है HFD, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एट डिलीवरी साइड। तो सक्शन साइड और डिलीवरी साइड दोनों के हेड लॉस भी आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन क्या इतना ही बहुत है? इसके बाद भी कुछ बचता है? बिल्कुल बचता है बच्चों। यहां की एनर्जी और यहां की एनर्जी, ठीक है ना, में अगर मैं लॉसेस को भी कंसिडर कर दूं तो उसके बाद भी कुछ एनर्जी ऐसी चाहिए कि मानो मैं पानी को यहां ले आया, लेकिन पानी बाहर भी तो निकलना चाहिए, मतलब बाहर का एक पुश भी तो चाहिए पानी को। समझ रहे ना? पानी को एक पुश भी चाहिए जिससे पानी बाहर निकले। सिर्फ पाइप के लेवल तक पानी आ रहा है और वहीं रुका हुआ है, या पानी बाहर डिलीवर्ड नहीं हो रहा है, धक्का नहीं मिल रहा है उसे, तो फिर पानी पहुंचेगा कैसे बाहर तक? समझ रहे ना? तो जिसके वजह से बच्चों एक और चीज की यहां जरूरत पड़ती है, वो होता है हमारा काइनेटिक हेड। उसके बाद एक और चीज की जरूरत पड़ती है बच्चों, जिसको बोलते हैं हम बर्नौलीज थ्योरम में काइनेटिक हेड, V²/2G, विच इज कॉल्ड काइनेटिक हेड एट डिलीवरी साइड। समझ रहे हैं आप? तो ये भी एक चीज है जिसको ओवरकम करना पड़ेगा, जिसके लिए पावर चाहिए, कि मीन्स आप बिना काइनेटिक एनर्जी, बिना किसी वेलोसिटी हेड के आप बाहर नहीं आ सकते। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी हेड एट डिलीवरी पाइप और वेलोसिटी हेड एट डिलीवरी पाइप, ठीक है ना? क्योंकि नीचे से पानी खींचने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए, नीचे से पानी खींचने के लिए कोई नहीं, वो तो सक्शन से आ जाएगा, लेकिन उसके बाद यहां से आगे धकेलने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए। समझ रहे ना? प्रेशर तो बिल्ड कर रहे हैं आप, लेकिन साथ साथ आपको कोई काइनेटिक हेड भी चाहिए, वेलोसिटी हेड भी चाहिए, जिससे पानी डिलीवर हो पाए। इसलिए सिर्फ डिलीवरी वाली साइड का आता है, सक्शन वाली साइड में
वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? तो ये ओवरकम करने के लिए बच्चों, ये सारी चीजें ओवरकम करने के बाद ही हम जो हेड हमें चाहिए होता है उसी को हम रिक्वायर्ड हेड बोलते हैं। तो मतलब जो मुझे पावर चाहिए, वो पावर मुझे चाहिए कि वो पावर ऐसी हो जो इसको भी ओवरकम करे, इसको भी ओवरकम करे, ये भी करके दे, ये भी करके दे। इसीलिए बच्चों जो पावर रिक्वायर्ड बाय द इंपेलर होती है वो हमारी यही होती है। ठीक है ना? इसी हेड के अगेंस्ट हमें पावर चाहिए होती है। तो याद रखिए, द सम ऑफ ऑल हेड्स sum of all heads need to overcome by the impeller power। इसका मतलब ये हुआ कि इंपेलर को इतनी पावर देनी होगी कि वो इन सभी हेड को पूरा करके तब पानी बाहर पहुंच पाएगा। क्लियर है? और याद रखिए, इसीलिए इन हेड को कंबाइंड करके हमने नाम दिया है मैनोमेट्रिक हेड। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड। और मैनोमेट्रिक हेड और कुछ नहीं बच्चों, मैनोमेट्रिक हेड स्टैटिक प्लस लॉसेस प्लस वेलोसिटी, इन सब का सम होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए इसको हम HM से डिनोट करते हैं मैनोमेट्रिक हेड को, और ये होता है HS प्लस HD प्लस HFS प्लस HFD प्लस VD स्क्वायर बाय 2G। इसलिए जब आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज मैनोमेट्रिक हेड, तो यू शुड नो कि मैनोमेट्रिक हेड इज द सम ऑफ द सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, लॉसेस इन सक्शन हेड, लॉसेस इन डिलीवरी हेड प्लस वेलोसिटी हेड। जब ये कवर कर लेगा तब जाके हमें इतनी पावर मिलेगी कि हम पानी को बाहर डिलीवर कर पाएँ। अगर हम ये सब ध्यान में रख के पावर नहीं निकालेंगे तो फिर हम इतनी पावर दे ही नहीं पाएंगे कि पानी डिलीवर हो पाए। समझे ना? तो ये सब। लेकिन अगर कहीं पर वेलोसिटी हेड को नेग्लेक्ट माना गया है तो आप इतना भी कर लोगे। इफ इट इज नेग्लेक्टेड, मानो वो बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी जो वेलोसिटी है एट द आउटलेट वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, क्योंकि ये इसके कंपेयर में बहुत कम होता है। इफ VD स्क्वायर बाय 2G is very less than can be neglected। ठीक है ना? तब उस केस में हमारा HM जो है वो सिर्फ HS प्लस HD प्लस HFS प्लस HFD होगा। ठीक है ना? क्योंकि इन सब के सम के कंपेयर में ये वैल्यू ऐसे भी बहुत कम होती है। लेकिन अगर ज़्यादा ही छोटी है तो फिर फर्क नहीं पड़ता, तब तो पावर इतनी मिल ही जाएगी कि आपका काम हो जाए। समझ में आई कि नहीं आई बात? बताइए बच्चों। तो कुल मिला के आपको इसके हिसाब से सारी कैलकुलेशन करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है और कुछ नहीं। ठीक है ना? अब अगर आप ये समझ गए हैं तो अब देखिए, अब कोई कैलकुलेशन आपको एफिशिएंसी करनी है, कुछ करनी है, आप जो मर्जी करिए, अब कोई टेंशन ही नहीं है। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, इतना अब आप समझ गए ना? तो अब देखिए, मैनोमेट्रिक हेड अगर आप समझ गए तो अब आपको कोई समस्या नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं एफिशिएंसीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, मान लीजिए मैं बोलूं एफिशिएंसीज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब इसका एक ऑर्डर समझ लीजिए, एफिशिएंसी का आंसर करना आसान हो जाएगा। ऑर्डर क्या है कि सबसे पहले जो है वो लगी है एक मोटर। ठीक है? सबसे पहले जो है वो लगी है एक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर जो बिजली से चल रही है। ठीक है? बिजली से चल रही है, वो अपनी शाफ्ट से चला रही है किसी इंपेलर को, वो अपनी शाफ्ट से चला रही है इंपेलर को। ठीक है? इंपेलर जो है वो पानी को बाहर डिलीवर कर रहा है वाटर को, वाटर डिलीवर। तो ये तीन काम हो रहे हैं। देखो, तो इस तीन कामों में अगर मैं देखूं तो तीन पावर का प्रयोग हो रहा है। एक हो रहा है जो कि यहां से
शाफ्ट पावर दी जा रही है, शाफ्ट पावर जो है वो कन्वर्ट हो रही है हमारी इंपेलर पावर में, इंपेलर पावर जो है वो कन्वर्ट हो रही है हमारी हाइड्रो पावर में, ठीक है ना, मतलब और वाटर पावर भी कहते हैं इसे, वाटर पावर में, समझ रहे ना। तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड शाफ्ट पावर, शाफ्ट पावर जा रही है हमारी इंपेलर पावर में, इंपेलर पावर जा रहा है हमारा वाटर पावर में या हाइड्रोलिक पावर में, अभी आप कहते हैं वाटर पावर और हाइड्रोलिक पावर भी इसे कहते हैं। तो यही है बच्चों इसका गेम पंप का, ठीक है ना, यही है पंप का पूरा गेम कि पंप काम कैसे करता है ऐसे 3 पावर में रोटेशन करके। तो बस अब आप सिंपल समझिए, जब आपको एफिशिएंसी की बात आती है तो आपको फिर वही समझना है कि कितनी तरह की एफिशिएंसी कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 3 तरह की एफिशिएंसी आपको समझनी है। पहली मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन फॉर्मूला सब पेपर में सबसे ज़्यादा इसी से पूछा जाता है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है बच्चों? तो याद रखिए सिंपल, आपको कितना हेड अचीव करना है। देखो एफिशिएंसी 2 तरह से, आप पावर टू पावर भी ले सकते हो और हेड टू हेड भी ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने पीछे क्या लिखाया था, इंपेलर पावर पर यूनिट वेट। तो आप कह सकते हो सर ये क्यों लिखते हैं हम पर यूनिट वेट, इंपेलर पावर ठीक तो है, ये क्यों नहीं लिखते? मैं वो बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं बच्चे, पावर पर यूनिट वेट, देखो इसको मैं थोड़ा खोल के बताता हूँ आपको, एक ज़बरदस्त चीज़ यहाँ पे थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि इंपेलर पावर पर यूनिट वेट का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, यहीं पर समझाया तो मैं, देखो इंपेलर पावर पर यूनिट वेट, मैंने क्या बोलता पर सेकंड है ये, है ना। अब देखो इंपेलर पावर को मैं लिख रहा था वर्क डन पर सेकंड, वेट पर सेकंड, ऐसे हुआ ये। तो अब देखो सेकंड से सेकंड कट गया, बचा क्या, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? जूल। वर्क डन होती है एनर्जी, एनर्जी इज जूल, ठीक है। और वेट होता है न्यूटन, वेट न्यूटन होता है। तो जूल होता है न्यूटन मीटर, और ये होता है न्यूटन, क्या बचा, मीटर। मीटर मतलब हेड। तो अब समझ में आया, तो क्यों हम इंपेलर पावर पर यूनिट वेट पर सेकंड लेते हैं बच्चों? वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि वो हेड के ही बराबर होता है। तो कभी भी हम रेशियो इंपेलर पावर टू कोई और पावर ले रहे हैं तो याद रखिए वो पावर टू पावर है, लेकिन अगर मैं ले रहा हूं इंपेलर पावर पर यूनिट वेट पर सेकंड टू समथिंग पावर पर यूनिट वेट पर सेकंड, तो इसका मतलब वो हेड है। समझ आ रही बात? समझ आ रही बात? क्लियर है? सर मैं फाइनली सिलेक्ट हो गया, प्रदीप थे, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रदीप, HPCL में, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रदीप। सबसे पहले तो टेलीग्राम में अपनी इन्फॉर्मेशन भेजो बच्चे, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक, तो समझ गए अब ये। तो इसीलिए जब मैं रेशियो इसका लूंगा हेड के साथ, मतलब कल के दिन में कोई एफिशिएंसी निकालूंगा और मैं हेड अपॉन इंपेलर पावर लूंगा तो ये गलत है, लेकिन मैं इंपेलर पावर पर यूनिट वेट पर सेकंड लूंगा तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी मीटर है और ये भी मीटर है। भाई एफिशिएंसी में दोनों आउटपुट सेम होने चाहिए ना, आउटपुट इनपुट की यूनिट सेम होनी चाहिए। समझ आ रही बात? ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो यही चीज मैंने आपको बताई है नोट डाउन करने के लिए कि वाई इंपेलर पावर पर यूनिट वेट पर सेकंड इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी यूनिट जो है वो मीटर है, ठीक है ना, इट इज इन हेड फॉर्म में है ये, ठीक है ना, ये जो है वो हेड फॉर्म है। इसको वेट पर सेकंड लिख लो चाहे आप, ताकि कंफ्यूज ना हो, वैसे मैंने लिख दिया था यहाँ पे भी, ठीक है ना। समझ आ रही बात? और ये सिर्फ इंपेलर पावर है, ये सिर्फ पावर है, ये वॉट या किलो वॉट में हो सकती है, बस ये सिर्फ पावर है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो जिसमें W आ रहा है ये सिर्फ पावर है, जिसमें सिर्फ ऐसे लिखा जा रहा है ये हेड है। क्लियर है? तो अब देखो कितना आसान हो गया। अब मैं अगर मैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी को हेड की फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा कि भाई मुझे कितना हेड अचीव करना है। देखो कितना हेड अचीव करना है, अभी मैंने बताया HM है ना, इट इज द रेशियो ऑफ कितना हेड अचीव करना है मुझे, दैट इज हेड
रिक्वायर्ड बाय पंप, पंप को कितना हेड रिक्वायर्ड है एज कंपेयर टू हेड प्रोवाइड बाय इम्पेलर, इम्पेलर ने कितना हेड प्रोवाइड करा, सिंपल है ना, कितना हेड रिक्वायर्ड है कितना प्रोवाइड करा। तो अब देखो हेड कितना रिक्वायर्ड है एचएम, हेड कितना रिक्वायर्ड है एचएम, कितना प्रोवाइड करा, तो आपने बोला सर प्रोवाइड करा उसने इम्पेलर पावर पर यूनिट वेट पर सेकेंड, समझ गए। और ये आपने निकाला हुआ है जिसकी वजह से आप डायरेक्ट ले सकते हो कि मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू एचएम अपॉन VW2 U2 अपॉन जी। तो अब बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि सर यही फॉर्मूला क्यों आया, वो समझ गए क्यों आया, क्योंकि वही हेड है। तो GHM अपॉन VW2 U2, सिंपल। तो दिस इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी बच्चों, जो सबसे फेमस फॉर्मूला है और सबसे ज्यादा पेपरों में पूछा गया है। दैट इज द मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। समझ में आ गई बात, हाउ इट विल बी कैलकुलेटेड, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं अब, ठीक है ना, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि ये भी मीटर में है और ये भी पूरा मीटर में है, ये कंप्लीट भी क्लियर है, ठीक है ना, ये भी मीटर में है और ये भी पूरा मीटर में, और मैंने पीछे प्रूव करके दिखा दिया आपको, क्लियर है। तो एक एफिशिएंसी क्लियर हो गई बच्चों सबको, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट। बाकी एफिशिएंसी बहुत आसान है, देखो अब मैं कोई दूसरी एफिशिएंसी निकाल के बताऊं आपको, अब कोई दूसरी एफिशिएंसी निकाल के देखें हम लोग, तो सेकंड एफिशिएंसी वी कैन कैलकुलेट, दैट इज कॉल्ड, कोई ले लो हाइड्रोलिक ले लो, और या फिर आप ले सकते हो इसको अगर चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना बेस्ट है आपके सॉल्व करने के लिए, आपको पावर टू पावर के रेशियो में भी लेके कर सकते हो इसे, जैसे मैंने बताया था ना, तो इसे पावर टू पावर के रेशियो में लेके भी कर सकते हो, बट नीड नहीं है, फॉर्मूला वही आना है, तो और कोई मेथड से करने की जरूरत नहीं, ईजी रखते हैं, ठीक है। तीसरी आप ले सकते हो मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब देखो मैकेनिकल एफिशिएंसी अगर प्रूफ करोगे तो वो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू नीटा मैकेनिकल, ठीक है। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी किस किस का रेशियो है, अब देखो यहाँ हेड पे लेने की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ हम सिंपल पावर टू पावर कर सकते हैं, क्या कि मैकेनिकली क्या हो रहा है, मैकेनिकली काम सिर्फ यहाँ हो रहा है, यहाँ पे इम्पेलर पावर मिल रही है और कहाँ से दी जा रही है, सॉफ्ट पावर से दी जा रही है, तो आउटपुट क्या है, इम्पेलर पावर, आउटपुट क्या है, इम्पेलर पावर, और इनपुट क्या है, शाफ्ट पावर, शाफ्ट से आप पावर दे रहे हैं और इम्पेलर में पहुंच रही है। लेकिन अब यहां पे देखिए इम्पेलर पावर लिखा है बस, तो अब यहां पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इम्पेलर पावर इज जस्ट जो आपने अभी निकाला था W/G VW2 U2, सिंपल। अब यहां पावर आई है बच्चों, हेड नहीं आया इसलिए W वाला आया है, ठीक है ना, अपॉन, अब चाहो आप इसे किलोवाट में करना है तो 1000 भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 1000 इसलिए किया हमने ताकि ये किलोवाट में चला जाए, इसलिए 1000 डिवाइड बाय शाफ्ट पावर, शाफ्ट पावर वही 2π/NT/60, इसको ऐसे रहने दो, शाफ्ट पावर आप सबको पता है कैसे निकलती है, 2π/NT/60 से ही निकलती है, तो शाफ्ट पावर या तो देगा या टॉर्क देगा आपको, तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी, तो उसको पूरा आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, दैट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूले में यहाँ पे 1000 इसलिए आया क्योंकि किलोवाट में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये भी किलोवाट होगा, तो किलोवाट टू किलोवाट, मीटर टू मीटर, समझ गए ना, हेड टू हेड, पावर टू पावर, दैट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। थर्ड और ले लो आप, थर्ड इज योर ओवरऑल एफिशिएंसी, थर्ड इज योर ओवरऑल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, नीटा ओवरऑल, ठीक है, समझ में आ रही बात। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो सकती है बच्चों, अब ओवरऑल क्या है, देखो फाइनल आउटपुट और फाइनल इनपुट, फाइनल आउटपुट क्या है, वाटर पावर, फाइनल इनपुट क्या है, शाफ्ट पावर, सिंपल। तो अब आप सिंपल चाहो तो ये कर सकते हो, दैट इज ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल टू वाटर पावर आपको मिल रही है लास्ट में, एज कंपेयर टू आप दे रहे हो शाफ्ट पावर, ये भी कोई सॉल्व करने वाली चीज़ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेट करने वाली है। वाटर पावर आप सबको पता है ρg/Q/h होता है, डिवाइड बाय 1000 किलोवाट में, अपॉन शाफ्ट पावर, तो अगेन
ये भी किलोवाट है और ये भी किलोवाट है, दोनों पावर टू पावर ही है। तो जिसकी वजह से आप आसानी से ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। भाई वाटर पावर तो सबने निकाली होगी ना, वाटर पावर तो टरबाइन में भी देखी होगी हमने। मैं निकालना है तो मैं बता देता हूँ, निकालना तरीका बहुत सिंपल है। वाटर पावर जो होती है वो होती है हमारी, दैट इज एनर्जी पर सेकेंड। अब एनर्जी कौन सी है हमारी? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड। पोटेंशियल एनर्जी बोले तो mgh पर सेकेंड, तो दैट इज कॉल्ड m डॉट gh। m डॉट मतलब रो क्यू अगेन gh। किलोवाट में कर दोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, यही तो है वाटर पावर। सिंपल, समझ रहे? सिंपल। तो ओवरऑल एफिशिएंसी में कुछ करना नहीं है आपको, सिंपल ऐसे रखना है। या फिर एक तरीका और है, एक तरीका और भी है, ठीक है, एक तरीका और भी है। क्या? इसका एक सिंपल फॉर्मूला ये भी बनता है बच्चों, ठीक है ना। वो क्या है कि हम वाटर पावर को चाहे तो हेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये है हमारी आउटपुट पावर ऑफ पंप। इसका मैं एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ आपको, पावर ऑफ पंप। कभी कभी कोई दूसरा फॉर्मूला देखने को मिल जाए तो आपको ऐसा ना लगे। देखो शार्ट पावर का तो कुछ नहीं हो सकता। शार्ट पावर आप सबको पता है कि शार्ट पावर कभी भी पूछी जाएगी तो ये 2π×nt/60 ही रहता है और कुछ भी नहीं। किलोवाट में करोगे तो वो 1000 कर देना, 2π×nt/60 × 1000, और कुछ नहीं हो सकता। इसका तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें आप कई चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आउटपुट पावर को आप यहाँ पे एक फॉर्म में और लिख सकते हो। क्या? तो ये लिखिएगा, नोट, वी ऑल्सो कैन राइट पावर आउटपुट बाय द पंप, पावर आउटपुट ऑफ द पंप, आप पंप की पावर आउटपुट को ऐसा भी लिख सकते हो। कैसा? इज इक्वल्स टू वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड, वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड मतलब, वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड मतलब फोर्स, वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड मतलब फोर्स। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है। वेट ऑफ वाटर लिफ्टेड मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब हेड, दैट इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक हेड। भाई कितना डिस्प्लेस कराना है पानी को? इतना ही तो डिस्प्लेस कराना है। देखो इतने वेट के पानी को उठाना है और इतना डिस्प्लेस कराना है, ये भी तो आउटपुट पावर ही है। तो ऐसे में हम सिंपल ये बोले हैं, और किलोवाट बोल दोगे तो इसके नीचे डिवाइड बाय 1000 कर दो, ये किलोवाट बन जाएगी। तो अब देखो सिंपल, वेट ऑफ वाटर हमने बोलता WHM/1000। तो इसलिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमें तो पावर में कुछ दिया ही नहीं है, हम कैसे वेट, ये सब तो हमें पता ही नहीं है। तो आपको सिंपल, वैसे तो ये सब पता होगा तभी, लेकिन अगर डायरेक्ट वेट दे दिया या कुछ दे दिया तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यू कैन ऑल्सो राइट ओवरऑल एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू WHM/1000 डिवाइड बाय शाफ्ट पावर। इतना हो गया हमारा ये। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला और तरीका है जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। बताइए समझ में आया? बताइए, कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ बच्चों पूछो, क्योंकि ये सब बहुत आसान है। यही सेम चीज़ आप मैकेनिकल पावर में भी पुट कर सकते थे, समझ रहे ना, ये वेट वाला फंडा, क्योंकि आउटपुट पावर ये लेके आप कर सकते थे वहाँ भी। बताइए कोई कंफ्यूजन किसी को? कुछ भी वहाँ पे कहाँ करते? वहाँ पे, यहाँ इनपुट पे आती है ये चीज़। यहाँ पे ना अगर आप चाहते तो ये हम इम्पेलर पावर की जगह पे इसको कन्वर्ट कर सकते थे इस फॉर्म में, लेकिन ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने की, सॉरी मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी की फॉर्म में। देखो यहाँ पे क्या है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी ये है और ये है। आप चाहो तो यहाँ पे इसकी जगह पे भी पुट करके निकाल सकते हो, लेकिन मैंने कहा ना कि इतने फॉर्मूलों की ज़रूरत नहीं है। सिंपल समझो, ये एक फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला और ये एक फॉर्मूला, बस इसकी फॉर्म पेपर में आई है इस तरह की भी। तो ये ऐसे कैसे लिखते हैं
ये बस आपको बताया मैंने और कुछ नहीं। वैसे बहुत आसान है, मैं चाहूँ तो इसको भी कन्वर्ट इसमें कर सकता हूँ। वेट ही तो है, वेट को mg खोलोगे m.g खोलोगे वही बन जाएगा, वो कुछ अलग थोड़ी ना है। ये जो h है ये hm ही तो है, कोई अलग थोड़ी ना है। तो कोई नई चीज़ नहीं है वो फॉर्मूला, सेम है। या ऐसे पढ़ो या इसको ऐसे पढ़ लो डायरेक्ट, समझ आ रही बात। तो ये सबसे बच्चों लास्ट हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो ये मिलता है कि ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है, ठीक है ना, ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है वो इन दोनों से मिलके ही बनी होती है, ठीक है ना। तो इसलिए लास्ट याद रखिए दैट इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी, इनसे मिलके ही ये बनी होती है। बताइए कोई भी डाउट किसी को है तो प्लीज बताएं। सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, जितने भी मैंने रेड में करे हैं वही सब इन सब के फॉर्मूले हैं। इससे ज़्यादा आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप में कोई कैलकुलेटिव फॉर्मूले नहीं रखने। इसके बाद बस आपकी स्पेसिफिक स्पीड बचती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, वो मैं थोड़ा सा अलग से सेशन लूँगा, क्योंकि उसमें कई सारे पंप लेने पड़ेंगे, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप से काम नहीं चलेगा, उसमें एक्सियल फ्लो पंप, इन सब की स्पेसिफिक स्पीड पे भी बात करनी पड़ेगी। तो इसीलिए स्पेसिफिक स्पीड पे हम सेपरेट सेशन रखेंगे, ठीक है। अब आप चाहे तो कोई भी न्यूमेरिकल लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, और कोई समस्या आती है तो हमें बताइए। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट सेशन भी हैं जो मैं जल्द ही आपके सामने लाऊंगा सेंट्रीफ्यूगल पंप लेके, जो आपके देखिए लेटेस्ट अभी 3-4 साल के पेपरों में ना सेंट्रीफ्यूगल पंप में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। जैसे भी लास्ट ईयर आपके पेपरों में क्वेश्चन कौन सा आया है, वो आया है आपका जैसे कॉल्ड केसिंग के ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल पंप की केसिंग के ऊपर, ओपन टाइप, क्लोज टाइप, इम्पेलर किस टाइप के हैं। तो वो सब भी जो है वो सेशन जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। तब तक प्लीज़ सेशन को शेयर करिए, मैकेनिकल के बच्चों और सिविल के बच्चों को जोड़िए, ठीक है, ताकि इस तरह के सेशंस में सभी बच्चे जो हैं वो जितने भी ये सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ते हैं और भी कोई ब्रांच अगर ये पंप वगैरह पढ़ती हैं, बहुत सारे ऐसे पंप हैं, पंप डिज़ाइन वाली ब्रांचेज हैं, कई ऐसी ब्रांचेज हैं जो ये सब पंप वो भी पढ़ती हैं। तो जितनों के साथ शेयर करेंगे उतना बेहतर होगा बच्चों, उतने लोग बच्चे जुड़ेंगे और उतना कम्युनिटी अच्छी बिल्ड होगी और अच्छे रिजल्ट के साथ हम लोग आगे आएंगे। थैंक यू वेरी मच।